नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप सबके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। मैंने 10 टॉपिक बताया था। उस टॉपिक में पहला टॉपिक मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना मैंने सिखाया था, एलिमेंट के केस में, कंपाउंड के केस में और आयंस के केस में। अगेन जो सेकंड टॉपिक हमारा है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, हिंदी में इसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर हम आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक के बिना तो मोल का आप कोई भी क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। अगले 5 से 7 मिनट में आपको बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। चलिए फर्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसका सेकंड स्लाइड क्या है। चलिए देखिए यहां पर सेकंड से पहले यहां पर देखिए मैंने कुछ कंपाउंड्स मेंशन किया है और उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताया है। C6H12O6 ग्लूकोज है, सोडियम कार्बोनेट है, चीनी का है, पोटेशियम परमैंगनेट है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन जब भी हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो हमें जैसे कंपाउंड बनता कैसे, तो कंपाउंड बनता है एलिमेंट के बीच आपस में केमिकल रिएक्शन से। जब भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्शंस करते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे यहां देखो, और कंपाउंड बनने के लिए कम से कम 2 तरह के एटम्स होने चाहिए, 2 टाइप्स के कम से कम एटलीस्ट। जैसे यहां देखें, अगर हम यहां ध्यान से देखें, यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो इसके अंदर यहां पर 3 टाइप्स के एटम्स हैं। एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यानी कि कम से कम अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें कम से कम 2 तरह के एटम्स होने चाहिए। यहां पर कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो एलिमेंट के रिएक्शन से कंपाउंड बनता है। और किसी भी कंपाउंड में का कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास क्यों ले रहे हैं, तो कंपाउंड जो होता है जिसमें कम से कम 2 एटम्स होते हैं, तो मोर देन 1 एटम्स हैं, और अगर मोर देन 1 एटम है तो वो मॉलिक्यूल्स होता है। जब एक से ज्यादा एटम एक साथ होता है तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एटम केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, एटम रिएक्शंस करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हर वो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है क्योंकि कम से कम उसमें 2 तरह के एटम्स होते हैं। इसलिए कंपाउंड किसका बना होगा, मॉलिक्यूल का बना होगा। तो मॉलिक्यूल का हम मास निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल का हम द्रव्यमान निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना मैंने सिखाया था, वैसे ही आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी एटम्स होंगे उसका एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जितना भी एटम्स है उसके एटॉमिक मास आपको याद रखने होंगे, कम से कम 20 तक तो याद रखो। तो चलिए मैं यहाँ पर थर्ड स्लाइड में पहले आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, हीलियम का 4, लिथियम का 3, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35, 39, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हर एटम, कोई भी एटम है, जैसे मान लिया जाए यहां पर कोई भी एटम्स अगर हम ले लें, जैसे ये आपका एटम्स है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। तो याद रखना किसी भी एटम का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस के मास पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी सबसे ज्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन से मास करीब 1837 टाइम्स ज्यादा होता है
प्रोटॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से एटम के मास में कोई चेंज नहीं होता है। एटम का मास किस पर डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। तो याद रखना है हर एटम का एटॉमिक मास याद रखना है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, ऑक्सीजन का 18, इस तरह से कैल्शियम तक। अब याद रखना ये जो एटॉमिक मास निकाला गया है ये कार्बन एटम के रेफरेंस में निकाला गया है। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है। तो 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, तो इसका 1/12 करेंगे तो कितना होगा? 1। तो कार्बन के एक एटम का मास 12 है, उसका 1/12 कर दोगे तो 1 होगा। तो उससे जितना टाइम्स हैवियर होगा, जैसे सोडियम का यहां पर देखें 23 है, तो सोडियम के एक एटम का जो मास होगा कार्बन के 12 ग्राम जो दिख रहा है, 12 AMU दिख रहा है, उसका 1/12 कर दो। तो कार्बन का 12 का 1/12 करेंगे तो 1। तो उससे 23 टाइम्स ज्यादा भारी है सोडियम का एक एटम, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? सोडियम का 23। यानी कार्बन एज ए रेफरेंस लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 करेंगे यानी 1। उससे जितना गुना भारी होगा उस एटम का वो एटॉमिक मास होता है। उस तरह से मैंने निकाला गया है यहाँ पर। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास में, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आप याद कर लो, इसके हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। तो चलते हैं मॉलिक्यूलर मास में। ध्यान से देखें, पहला ग्लूकोज है। तो सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितना है बेटा? कार्बन की संख्या 6 और कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12। तो कार्बन की संख्या 6, एक एटम का मास 12, तो कार्बन का मास हो गया 72। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 12। और एक हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12। और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है बेटा? 1। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 और संख्या 12, तो टोटल 12 हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना हो जाता है? 16। और टोटल ऑक्सीजन कितना है? 6। यानी सबसे पहले उस एटम की संख्या चेक करो, तो कार्बन 6 हो गया। कार्बन के एक एटम का मास 12, तो 72। हाइड्रोजन की संख्या 12, एक एटम का मास 1, ऑक्सीजन की संख्या 6 और एक एटम का मास 16। सबको जोड़ोगे 72, 12 और 72, 96, तो यह आ जाएगा 180 AMU। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का मास, AMU हमेशा एक एटम के मास को डिनोट करता है। सेकंड आते हैं Na2CO3। तो सबसे पहले देखो सोडियम की संख्या कितनी है बेटा? 2। एक सोडियम का मास कितना होता है? 23, 46। कार्बन का एक एटम और कार्बन के एटम का मास कितना होता है? 12। तो एक संख्या लिखो, एक मल्टीप्लाई करो उसके मास से। ऑक्सीजन कितना है? 3। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 48 प्लस 12 60 प्लस 46 106। अब आते हैं चीनी का फॉर्मूला C12। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी? 12। कार्बन के एक एटम का मास कितना बेटा? 12। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 22। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 11। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना? 16। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 342, यानी चीनी का मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान 342 आता है। अब आते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट पर, KMnO4। पोटेशियम की संख्या 1, 39 होता है। मैग्नीज का 1, एटॉमिक मास मैग्नीज का 55। ऑक्सीजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो कितना आ जाएगा? 158। मीथेन, कार्बन की संख्या 1 और कार्बन के एक एटम का मास 12, हाइड्रोजन की संख्या 4 और एक एटम का मास 1, तो कितना हो गया? 16। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन संख्या 1 और कार्बन के एक का मास 12, ऑक्सीजन की संख्या 2, उसका एटॉमिक मास 16, तो टोटल कितना हो जाएगा? 44। और लास्ट में है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? 2। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1। सल्फर कितना? 1 और सल्फर का मास कितना? 32। ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 4 और एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, तो कितना हो गया? 98। तो मैंने यहां पर कई सारे एग्जाम्पल आपको बताया मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं। चलिए बस मॉलिक्यूलर मास का देखो, यहां पर मैंने डिफिनीशन भी दिया है। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है तो जितने भी कंपाउंड के अंदर
जैसे C6H12O6 है, तो कार्बन की संख्या देख लो आप 6, कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन की संख्या 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास यहां से देख लो 1 होता है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना बेटा 6, और एक ऑक्सीजन का मास यहां से देख लो 16, तो इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा 180 mu। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। चलिए, थैंक्स आ रहा है लास्ट स्लाइड, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको करके बताता हूं। चलिए यहां देखिए ध्यान से, एक मैंने एग्जांपल ले लिया, C6H6 बेंजीन है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबसे पहले इसकी संख्या देखो, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई 6, और कार्बन के एक एटम का मास हमें पता है 12, तो कार्बन की संख्या 6, एक एटम का मास 12। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा 6 है, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर दे तो बेंजीन का एटॉमिक मास होगा 78 mu। बेंजीन हम जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन का कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है C6H6। तो हम इस तरह से सिर्फ इतना देखना है कि जो कोई भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में उस एटम की संख्या कितनी है। अगर बेंजीन में कार्बन की संख्या 6 और एक कार्बन का मास हमेशा ऊपर लिखा होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऊपर मास होता है नीचे नंबर होता है, तो कार्बन की संख्या 6, मास कितना 12, और यहां पर देखें हाइड्रोजन की संख्या 6 और मास कितना 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर में इसका यूज होगा, और आप आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना आज के बाद जरूर सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस कर लो। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के रखना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ब्लू विट्रॉल है, ब्लू विट्रॉल का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थर्ड स्लाइड में जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको ये क्वेश्चंस बताना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, आज के लिए इतना ही।